नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत काशीपुर की खबर के साथ करेंगे, जहां बीती रात नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बेटी की शादी से उसके परिजन नाराज थे, पर पुलिस ने लड़की के पिता, भाई समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। तो ये हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है काशीपुर से, और इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। झूठी शान में अपनी बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवविवाहित जोड़ा है ये, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें जो डबल मर्डर हुआ है कल रात अली खां मोहल्ले में, इसमें रात को तहरीर आ गई है जिसमें 4 लोग नामजद किए हैं। इसमें जो मृतका है उसके पिता, उसका भाई और 2 मामाओं को नामजद किया है। इसमें हमारी टीमें लगी हैं, लगातार हमारी दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी अभी दोनों जो डेड बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज़ हैंडओवर की जाएंगी तो दफन करने की कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इसके लिए हमारा फोर्स लगा हुआ है। सिडकुल घोटाले को लेकर हुई समीक्षा बैठक में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि सिडकुल में हुए कार्यों में कई खामियों के साथ ही फाइलों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित भुगतान के बिल और वाउचर गायब हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जांच टीम ने 21 फाइलों का ब्यौरा आईजी गढ़वाल के सामने रखा, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं आईजी गढ़वाल ने राजकीय निर्माण निगम और सिडकुल को 22 सितंबर तक का अंतिम समय दिया है। कि कई फाइलों में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो मिसिंग हैं। कुछ फाइलों में मेजरमेंट बुक हमको नहीं प्रदान की गई है और कुछ फाइलों में हमारे को वो बिल और वाउचर नहीं दिए गए हैं जिनके आधार पर भुगतान हुआ है। तो हमने 22 सितंबर तक का इसमें अंतिम अवसर देने को कहा है सिडकुल को भी और राजकीय निर्माण निगम को भी। अगर वो ये दस्तावेज़ उपलब्ध करा देते तो ठीक है, अदरवाइज़ सरकारी दस्तावेज़ अगर महत्वपूर्ण दस्तावेज़ नहीं उपलब्ध हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और इस बारे में फिर हम इन रिपोर्ट्स को फाइनल करते हुए शासन को चिट्ठी देंगे। उधर खटीमा में सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी इन दिनों लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि एक सांड राह चलते स्कूटी सवार पर ही हमला बोल देता है। आसपास मौजूद लोग जब स्कूटी सवार की मदद के लिए आगे बढ़े तो सांड ने उन पर भी हमला बोल दिया और इस पूरी घटना को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप देखिए तस्वीरें, आवारा पशु कैसे लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, कैसे खुलेआम उन पर हमला कर रहे हैं, वो तस्वीरें खटीमा से सामने आ रही हैं। एक सांड जो कि एक स्कूटी सवार पर हमला बोल देता है और जब आसपास के लोग इस स्कूटी सवार की मदद करने के लिए आते हैं तो ये सांड उन पर भी हमला बोल देता है। ऐसे में सवाल ये है कि नगर पालिका आखिर कर क्या रही है, इन आवारा पशुओं को सड़कों से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके बाद वो ऋषिकेश में गंगा के घाट पर पहुंचे और सरकार के फैसले के खिलाफ फिर से धरना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लास्ट में मेरा ये भी है कि अगर नहीं होगा चोटी कुटिया काट के इनको दे देंगे, हम धर्म चेंज कर देंगे। नहीं होगा मेरे से लास्ट में मैं करता रहूँगा। अभी मैं बहुत अस्वस्थ हूँ अभी, तो क्या जी मेरा वो बोल रहा है, अंतरात्मा परेशान कर दिया इन लोगों ने। कहाँ अभी केदारनाथ में होना था, कहाँ यहाँ। और उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। नेलांग क्षेत्र में आईटीबीपी और सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे हैं। पिछले कुछ रोज के भीतर ही कई बार लड़ाकू विमानों की आवाज सुनी जा चुकी है। शुक्रवार से लेकर अब तक वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने उत्तरकाशी से सटी नेलांग घाटी के पास चीन सीमा की रेकी की। उत्तराखंड से लगती चीन की करीब 354 किलोमीटर लंबी सरहद है।
तो चालाक चीन पर लगातार भारत की नजर बनी हुई है। चीन से लगती जो सरहद है वहां पर लगातार आईटीबीपी और सेना के जवानों का जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है। साथ ही आसमान में भी एयरफोर्स के विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सत्र की तैयारियां खटाई में पड़ सकती हैं। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में सदन परिसर का निरीक्षण करेंगे। इस बीच वर्चुअल सत्र के साथ उसका प्लान बी भी तैयार है। हमारा ये प्रयास है, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो सामने दर्शक दीर्घा है, प्रेस दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, इधर राज्यपाल दीर्घा है, इन सबों को भी उसके साथ जोड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते सभी माननीय विधायकों का उसमें पूरी तरह से बैठने की व्यवस्था हम लोग करें। ये सत्र है, इसमें यदि वर्चुअल कोई संपर्क में आ सकता है, यदि वर्चुअल जुड़ सकता है, तो वो भी हम ऑप्शन देने को विचार कर रहे हैं। बुधवार को शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन सब व्यवस्थाओं को लेकर एक स्थलीय भ्रमण भी हमारे और उनके साथ होना है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ बातें हम लोग फाइनल कर लें। और जोशीमठ में गोविंद घाट मार्ग मलबा गिरने की वजह से बाधित है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से रोड पर अचानक मलबा गिरा है, जिससे रोड बाधित है, जिस वजह से हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। उधर नैनीताल में गौला नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर शहर तक पहुंचते हैं। उफनती नदी को पार करते समय अब तक कई लोग पानी में बह चुके हैं। नैनीताल में गौला नदी को पार करते ये लोग अपनी जान को जोखिम में भी डालने से नहीं डर रहे। ग्रामीणों के सामने मजबूरी ऐसी कि उन्हें उफनती नदी को पार करना ही पड़ता है। हेड़ा खान गांव के ग्रामीण देखिए किस तरह से उफान मारती गौला नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर हादसा हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? घर की जरूरत का सामान लेने के लिए अगर ग्रामीणों को हल्द्वानी जाना पड़े तो उन्हें गौला नदी को पार करना पड़ता है। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे यहाँ पुल है, सड़क बनाने की अविलंब कार्यवाही की जाए। अभी कोरोना के चलते स्कूल बंद है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे कभी पाँव फिसल जाते हैं, कभी बैग रह जाते हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाए। गौलापार का इलाका हल्द्वानी शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 800 से ज्यादा आबादी है। लोग रोजगार और अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए हल्द्वानी आते हैं, जिसके लिए पहले इन्हें नदी पार करनी पड़ती है। फिर लोगों को मोटर मार्ग तक जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़कोट में सड़क नहीं होने से लोग पथरीले रास्तों से होकर गुजरते हैं। इस दौरान जान का खतरा बना रहता है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि लोगों के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़कोट के यमुना घाटी इलाके में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। ग्रामीणों की मुश्किल का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाइए। लोग कैसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। पुरोला तहसील के बडियार इलाके में ग्रामीण जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर है। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं, लिहाजा वे 14 किलोमीटर पैदल चलकर इन खतरनाक रास्तों को पार करते हैं। ये रास्ता नहीं मिले पास गाँव में, मेरे बहुत दिक्कत है। देखो कितना ऊपर खाबर रखा है, हमें ले कैसे राशन नहीं है, कैसे पानी नहीं है। हमारे पानी की व्यवस्था सारी ठप्प हो रखी है, सारी व्यवस्था ठप्प हो रखी है।
कहीं रास्ता का नाम ही नहीं है। पथरीले रास्ते, उफनती नदियां ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ा रही हैं। इलाके में संचार सुविधा की भी भारी समस्या है। यहाँ से सरबटियार पौंदी से संपर्क में टूट रखा है। पौंदी से रामा से राई पुरला गुंजाज गाँव ये रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो चुका है और पौंदी से बड़कोट पुरला ये बड़कोट उत्तरकाशी जाने का संपर्क मार्ग भी हमारा क्षतिग्रस्त है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे निवेदन है कि हमारे रास्ते खोल लिए जाएं। घर की जरूरत का सामान लाने के लिए ग्रामीण इन्हीं खतरनाक रास्तों को पार करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के सीजन में आती है, जब नदी नाले उफान पर होते हैं। रास्ते इतने खतरनाक हैं कि हर कदम पर खतरा रहता है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जिले रुद्रप्रयाग में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की जद में हैं। पुजार गांव के तोड़ी तोक के 5 परिवार दहशत में जी रहे हैं, मगर इनका विस्थापन नहीं किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के पुजार गांव में मकानों में पड़ी ये दरारें लोगों को डरा रही हैं। गांव के 5 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान कभी भी गिर सकते हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इनका विस्थापन कर दिया जाए। मैं 2 बार 3-4 बार तहसील चले गया हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ, मैं मेरे बच्चे परेशान है, हम रात भर सो नहीं रहे हैं, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं। ग्रामीणों की माने तो 2013 की आपदा में गांव के नीचे जमीन धंस गई थी। कुछ ही समय बाद 5 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। बरसात के मौसम में इन लोगों को अपना घर खाली करना पड़ता है। हालांकि डीएम ने गांव का निरीक्षण करने का भरोसा दिया है। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। बरसात के सीजन में लोग हर पल खौफ के साए में रहते हैं। सवाल ये है कि जब ग्रामीण अब तक कई बार शिकायत कर चुके हैं तो समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या ग्रामीणों की तकलीफ प्रशासन को नजर नहीं आती? रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर लक्सर तहसील की तहसीलदार को वैसे तो लक्सर में ही सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन तहसीलदार महोदया सरकारी आवास में ना रहकर लक्सर से 22 किलोमीटर दूर स्थित रुड़की में जाकर रहती हैं। इसके लिए वो रोजाना लक्सर से रुड़की के लिए सरकारी गाड़ी का ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि सरकार ने उन्हें लक्सर में ही सरकारी आवास दिया है। ऐसे में तहसीलदार महोदया सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अब तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि लक्सर तहसीलदार काम नहीं कर रही। पिछले 3 महीने से वो अपने न्यायालय में नहीं बैठी हैं और तहसीलदार के कारण किसानों के दाखिले खारिज रुके पड़े हैं। तहसीलदार रुड़की से आती है, प्रतिदिन जाती है, और ये इसकी वजह से जो है दाखिल खारिजों का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ, और अदालत में बैठते उससे मुकदमों का भी काम पेंडिंग है। जितनी भी फाइलें हैं सब पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी हाल में ट्रांसफर रुड़की से यहाँ हुआ है, और उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनके द्वारा उस विषय में अनुरोध किया गया था कि अर्जेंसी में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए इमीडिएटली यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। और क्योंकि बच्चों को एक सेशन पूरा करना है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होंगे, 3 बच्चे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।